तो अगर हम इफ्तारी जब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम हिंदू या मुस्लिम नहीं देखते हैं, क्योंकि उस लाइन में जो भी होता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो, हम उसको देते हैं बहुत प्यार से, वो हमसे लेकर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। मोहब्बतें जब तक जिंदा हैं तब तक पूरा देश, जब तक पूरा समाज, जब तक ही सब जिंदा है। नफरतें जहां जहां पैदा हुई हैं वहां देश खत्म हुए हैं, देश बर्बाद हुए हैं। और मुझे लगता है कि मेरे इस कदम से कुछ ना कुछ तो शायद चेंज हुआ होगा। कुछ एक या दो लोगों की अगर मेंटेलिटी चेंज होती है मेरे इस कदम से, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। Hello, good evening, and a very warm welcome. For our next face to face, I have with me our guest Neha Bharti, who has set an example of communal harmony by distributing iftar at Jama Masjid, Old Delhi, for the last 4 years. We are really proud of her for strengthening Hindu Muslim unity, and that too at a time when there is a hate filled atmosphere everywhere. Neha is a postgraduate from Delhi University, and what she is doing now is a lesson for all of us who believe in the idea of India. Welcome, Neha, for our special episode of Expert Insights. Pleasure to have you in our show. थैंक यू। For our readers, I would like to ask what inspired you to start iftar distribution program at Jama Masjid Delhi, uh, and what motivates you to continue doing this noble work year after year again. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। व्हेन आई वाज 12, तभी से मुझे एक था कि मैं ऐसा कुछ करूं, और मैंने स्टार्ट किया। और लास्ट 4 इयर्स, मैंने ये 4 इयर्स बैक मैंने इफ्तारी का प्रोग्राम स्टार्ट किया। और आई एम जस्ट 27 राइट नाउ, Yeah. बट स्टिल मुझे एक एक ओल्ड एज होम अपना खोलना था। Yeah. और ये मेरा ड्रीम था काफी पहले से। Yeah. बट अभी जब मैंने 4 इयर्स बैक ये स्टार्ट किया, तो मैंने जो माहौल देखा अपने आसपास का, या फिर आई लिव इन दिल्ली, तो उसका जब मैंने माहौल देखा, क्योंकि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, बट स्टिल हम इस तरह का माहौल यहाँ पर देख रहे थे। तभी माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि आप कुछ करो, और और कुछ ऐसा करो जिससे यूनिटी एक हमें दिखाई दे। दे वांट मी टू डू दैट। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। और फार्मर प्रोटेस्ट में हमने एक पहले से काम करना स्टार्ट किया था, तो हमें एक्सपीरियंस था कि हमें घर में कैसे सामान बनाना है एंड ऑल दैट। Mhm. तभी उन्होंने फिर रमजान में हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट 4 इयर्स बैक हमने जब स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, तो हमने सिर्फ 4 डेज किया, ओनली फ्राइडेज। तो 4 फ्राइडेज हमने किया। देन हमने स्टार्ट किया उसको 3 इयर्स बैक, हमने रेगुलरली स्टार्ट किया उसको कि हम रेगुलरली कराएंगे फॉर 30 डेज इन रमजान। तो क्योंकि आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम नॉट मुस्लिम, Yeah. तो उन्होंने जब मेरा एक्सपीरियंस था, माय एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। Yeah. उनका मतलब एक एक देवर शॉक्ड कि आप नॉन मुस्लिम हैं और आप ऐसा कर रहे हैं। देवर वेरी हैप्पी। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे रेगुलरली करना पड़ेगा। तो Mhm. फिर लास्ट ईयर, फिर दिस ईयर, तो हमने रेगुलरली किया। बट स्टिल मैं ऐसा कहूंगी, क्योंकि 2 साल हमने पहले किया था और काफी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बट दिस ईयर मतलब बहुत अमेजिंग था। और लोगों का रिस्पांस, और सोशल मीडिया, और इनफैक्ट मीडिया, और हमारा जो मतलब बहुत अच्छे से हमारा मतलब यहाँ पर मैनेज हुआ। ब्रूट हो गया, और बीबीसी, और एबीपी न्यूज, काफी सारे जो चैनल्स थे, द क्विंट, और काफी सारे चैनल्स ने हमें कवर किया। और मतलब माय एक्सपीरियंस वो एक हवा में था। मतलब आई आई लिटरली, मैं बोल नहीं सकती कि बहुत अमेजिंगली मेरा सब कुछ निपट गया। और इसीलिए हमने ये सब करना स्टार्ट किया। Mhm. क्या आप बता सकती हैं कि किस तरीके से आपने इन सारी चीजों को आप ऑर्गेनाइज करती हैं?
इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कैसे बनाती हैं, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व, हाउ व्हाट इज द प्लानिंग, एंड हाउ यू हैव बीन एबल टू डू इट सो स्मूथली एंड सो वंडरफुली। मेरे साथ एक्चुअली मेरे पेरेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं, और पेरेंट्स ही सब कुछ करते हैं। उसके बाद कुछ दोस्त हैं मेरे, और जो हम मैनेजमेंट में हम जो संभालते हैं, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त मिलकर संभालते हैं, जो घर में ही आ जाते हैं। और अगर हम पैसों की बात करें कि हम किस तरह से पूरा 30 डेज मैनेज कर लेते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, मेरे पेरेंट्स के थ्रू हो गया, फ्रेंड्स थ्रू हो गया, या फिर जो जैसे मैं हूँ, और मैं जैसे लोग जो मुझे जानते हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म में होने के बाद जो लोग मुझे जाने, उसके बाद वो लोग कुछ भी सामान आप बात करें, चाहे रुआवजा हो गया या फिर राशन हो गया, जो भी सामान हम बनाते हैं घर में, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। उसको हम आगे बनाकर फिर आगे हम डोनेट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये काम चलता है। मेरा जो घर है और बहुत बड़ा नहीं है, छोटा घर है, तो इसलिए हमें घर में ही सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि किचन बहुत छोटा है, तो किचन में तो हम नहीं कर पाते हैं काम, तो हम घर में ही सब कुछ लगाकर, चाहे वो गैस हो गया वगैरह, सब कुछ लगाकर वही मैनेज करते हैं उसको। और फिर मैनेज करने के बाद हम उस चीज को रमजान में आगे ले जाकर फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से मेरे घर के रास्ते से बहुत दूर नहीं है जामा मस्जिद, बहुत पास है। तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि बहुत आसानी से हम वहां जा पाते हैं। बाकी मेरी भाभी हैं और मेरी दोस्त है, और 4 लोग मेरी टीम में वैसे हैं, और 2 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं। हम करीब 8 से 9 लोगों की टीम वहां पर वर्क करती है, और बाकी घर में तो हम सब मिलकर करते ही हैं। I would also like to know how your car distribution has impacted your perspective on community service and social responsibility. अगर मैं कम्युनिटी सर्विस की बात करूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, तो रमदान जो हो गया मेरे लिए मैं मैसेज जरूर देना चाहती हूँ मोहब्बत का इससे। बट मेरा कोई जो एम है वो एक कम्युनिटी के लिए करना नहीं है। मैं क्लियर करना चाहती हूँ इस बात को, क्योंकि जो भी कम्युनिटी हो गई, जिसको भी मेरी जरूरत हो गई, वो मुझे इस चीज की जरूरत लगती है। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को ही मेरी जरूरत है। बहुत सी ऐसे हमारे इंडिया में है, माइनॉरिटीज हैं, जैसे हमारा मुस्लिम्स हो गए, दलित्स हो गए, और ओबीसीज हो गए, या फिर जो भी जिनके पास गरीब है, जो भी मतलब किसी भी कास्ट या रिलीजन से है, बट वो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए हमारा करना एक, मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से मानती हूँ अपनी, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं, एज एन इंडियन, आप ये अगर आप चाहते हैं करना, तो आपको करना चाहिए। कैपेबल है इस चीज के लिए, तो आपको करना चाहिए। और ये मेरे लिए एक, अगर हम इफ्तारी जब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम हिंदू या मुस्लिम नहीं देखते हैं, क्योंकि उस लाइन में जो भी होता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो, हम उसको देते हैं बहुत प्यार से, वो हमसे लेकर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो मेरा कहीं से भी कहीं तक ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिटी सर्विस कर रही हूँ। मेरे लिए सब एक है, सब बराबर है। ये जो रमजान में मैं इसलिए मैंने किया, क्योंकि जो हमने देखा, जो हमने अभी इस तरह के हम देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर जिस तरह की भी चीजें हम इंडिया में देख रहे हैं, या फिर इंडिया से बाहर भी अगर हम देखते हैं, तो बहुत बुरा माहौल है। और माहौल के देखते हुए तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। कोशिश हमने 4 साल पहले से स्टार्ट करी, बट ऐसा नहीं था कि हमें 4 साल पहले सब कुछ मिला, लोगों ने देखा। बट दिस ईयर बहुत बहुत हमें लोगों ने देखा भी, और प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी। और मुझे लगता है कि मेरे इस कदम से कुछ ना कुछ तो शायद चेंज हुआ होगा। कुछ 1 या 2 लोगों की अगर मेंटेलिटी चेंज होती है मेरे इस कदम से, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी ही नहीं, हर इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर जो भी आप, अगर इंडिया में नहीं, आप बाहर भी अगर जाते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और उस पे काम करिए। किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं खुद भी अपने आप को किसी कम्युनिटी से, किसी कास्ट से नहीं जोड़कर देखती। आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आप ह्यूमन हैं, तो आपको काम करना चाहिए।
जिस तरीके का माहौल है, नफरत भरा माहौल पूरे इंडिया में हम देख सकते हैं। हर दिन कुछ न कुछ नफरत का बाजार जो है वो गर्म होता रहता है। ऐसे में इस तरह के इनिशिएटिव को स्टार्ट करना कितना मुश्किल था और कितना चैलेंजिंग था? और क्या आपको किसी तरीके का कभी खौफ हुआ, किसी तरीके का बैकलैश होने का? आ, हुआ, बहुत हुआ, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरा सोशल मीडिया को बैन करा दिया गया है। हम्म। और सोशल मीडिया बैन कराने के बाद मुझे थ्रेट्स आए हैं, चाहे वो रेप थ्रेट्स हो गए या फिर आपके एसिड थ्रेट्स हो गए, जितने भी थ्रेट्स होते हैं वो आए हैं। मैं रहा एनजीओ को रन करती हूँ, मैं फाउंडर हूँ रहा एनजीओ की। हम्म। और उसमें अगर हम एक टाइम ऐसा हुआ कि हमने फीडिंग स्टार्ट करी, डॉग फीडिंग, पेट फीडिंग। तो जब हमने वहां पर काऊ को जो हमने फीडिंग स्टार्ट कराई, फीडिंग स्टार्ट हुई, तो वहां पर हमने देखा बहुत थ्रेट्स आए मुझे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने काऊ को एग्स खिलाए हैं। और उस चीज पर लेकर एक 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 पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात करूं अगर, तो उनकी भावनाएं ऐसा आहत हो गई, वो पूरा टाइम मुझे थ्रेट्स देते रहे, मेरा अकाउंट बैन करा दिया कि आपने गाय को अंडा खिलाया है। ठीक है, अगर आप मानते हैं, चलिए, अब वो वीडियो मैंने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी थी। ठीक है, ये सब चीजें भी नॉर्मल है और इनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अगर आपको इस माहौल में रहना है। तो आपको ये बड़ी चीजें नहीं लगनी चाहिए। बट एक बात इससे ये है कि अगर आप उस चीज को गलत मान रहे हैं तो आप उसको सही करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इफ आप उस चीज को गलत मान रहे हैं कि हमने कुछ खिलाया या फिर जो भी है, तो आप उस चीज को सही करने के लिए अपने पास से बहुत सी आपकी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं करते हैं। बट ऑन सोशल मीडिया आप चाहे मैं हो गई या बहुत सी लड़कियां या लड़के, उनको थ्रेट्स देना या फिर उनके साथ कुछ गलत करना एक फैशन बन गया है इंडिया में, जो बहुत ही मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब हार्मफुल होगा, हार्मफुल होने वाला है। क्योंकि जिस तरह के हम देखते हैं, कोई अच्छा काम करने भी निकल रहा है तो उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसको एक अब्यूज किया जा रहा है, इस तरह से उसके लिए बोला जा रहा है। वो बहुत आगे आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर, बहुत वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो आपके लिए ये एक बहुत नॉर्मल चीज है, आपको ये सब चीजें आपको मिलना या फिर सब चीजें आपके साथ होना। मेरे साथ भी हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में एक आप जब भी काम करने निकलते हैं तो आप बन जाता है ये। तो इसी तरीके से मेरा ये बन गया। बट मैं फिर भी इस चीज को ये कहूंगी कि भले ही हमारे साथ जो भी थ्रेट्स मिले या जो भी हुआ, बट जो हमें प्यार मिला, जो हमें सपोर्ट मिला, चाहे वो इंडिया से हो गया और पाकिस्तान से भी बहुत सपोर्ट मिला, कतर, ओमान, काफी सारी कंट्री से। और मैं तो इस चीज को भी नहीं मानती कि आप इंडिया और इंडिया में रहने वाले लोगों को जैसे आप अपना मान रहे हैं, तो दूसरे देश के लोगों से भी आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक एक देश को लेकर लगातार आपका ये बोलना कि आप उस देश में चले जाओ क्योंकि आपको ये देश नहीं पसंद, तो अगर हमें ये देश नहीं पसंद होता, इंडिया नहीं पसंद होता, तो शायद इंडिया के लिए हम इतना बढ़ चढ़कर आगे नहीं आते। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हमारी जो कंट्री है वो ही सबसे पहले है, हम उसी में रहते हैं, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो बट आप किसी और कंट्री से नफरत नहीं करते, दैट डजेंट मीन कि आप देशद्रोही हो गए हैं या फिर आपको दूसरी कंट्री से नफरत करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं दूसरी, मेरे दिल में किसी के लिए भी, चाहे वो कोई कम्युनिटी, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ भी, चाहे वो दूसरा देश भी हो गया, दूसरी कंट्री भी हो गई, मेरे लिए कभी भी किसी के लिए नफरत हुई नहीं। तो जब भी पाकिस्तान से मेरे लिए सपोर्ट आता है या कहीं से भी आता है तो वो हमारी तरह ही है। पॉलिटिक्स में सब कुछ आकर इस तरह की चीजें होती हैं, बट जो नॉर्मल लोग हैं वहां पर हम जैसे ही हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बाद जुमा मस्जिद के आसपास की कम्युनिटी में, और या जो इसके बेनिफिशियरी रहे, या जुमा मस्जिद के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनका क्या रिस्पांस था? जो बेनिफिशियरीज थे उनका फीडबैक किस तरीके का था आपके? देखिए, जब मैंने अभी जामा मस्जिद के आसपास, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर है,
और मुझे बहुत बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं एकदम से कोई रोक ना ले, क्योंकि काफी सारे लोग, और ऐसा हो भी नहीं पाता मुझसे, मेरा अब मेरा नेचर शायद इस तरह का नहीं रहा कभी भी कि कोई, अगर आप कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक एक एटीट्यूड लेवल आपका हाई हो जाए, या फिर आपका ईगो लेवल हाई हो जाए, और आप बाहर निकल के आपसे कोई बोलना चाह रहा है तो आप उससे बात ना करें। तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मैं बाहर जाती हूँ, कोई पहचानता है तो रोक लेता है, कोई फोटोज खिंचवाता है। तो इस एरिया में मुझे मतलब ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, और मेरे मेरे पेरेंट्स बाहर निकलते हैं तो उनको रोक के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें पर्सनली लोग रोकना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, तो शायद लड़कों से लोग इतना कंफर्टेबल हो भी जाते हैं, लड़की से नहीं हो पाते। तो मेरे पेरेंट्स को रोक के बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो एक प्राउड फील होता है मेरे पेरेंट्स को भी, इनफैक्ट मुझे भी। तो सब लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है लोगों का, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उन्हीं का एक अच्छा रिस्पांस होता है, नहीं। काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, कॉल्स आते हैं मेरे पास उनके, और पापा को लोग जो जानते हैं उनके पास काफी कॉल्स आते हैं मेरे फादर के पास कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये बहुत, मतलब एक बहुत प्राउड फील होता है कि इस एरिया में रहकर, और इस एरिया से निकलकर, क्योंकि अगर मैं बात करूं पुरानी दिल्ली की, ओल्ड दिल्ली की, तो अक्सर ओल्ड दिल्ली को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग ग्रो नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते हैं। और आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो यहाँ पे स्कूलिंग इतना खास नहीं है, आपको बाहर निकल कर कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ओल्ड दिल्ली से लोग, जैसे मैंने देखा भी है कि कमर्शियल पूरा होता जा रहा है, लोग यहाँ से बाहर जाते जा रहे हैं। और फिर आप इस जगह पर रहकर कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, और लोग जाने आपको, तो वो बहुत प्राउड फील कराता है आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। तो मेरे लिए ये बहुत एक एक बहुत अच्छा रहा। और जब तक क्योंकि मैं इस जगह की बेटी हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पर रह सकती हूँ मैं रहूंगी, मैं रहना चाहती हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, और लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, तो इससे मुझे और ज्यादा सेफ फील होता है और अच्छा फील होता है। कम्युनल हार्मनी को और स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या लगता है कि खास तौर से मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो कितना अहम है? और क्या आपको लगता है कि और भी लोगों को इस तरह के इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए मुल्क को जोड़कर रखने की? देखिए, इनिशिएटिव तो लेना चाहिए सबको। और आपके माहौल ऐसा है, और या फिर नहीं भी है, आपके आसपास का माहौल ऐसा नफरत वाला, तब भी आपको अपने कंट्री के लिए काफी चीजों का जरूरत है। देखिए, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और आसानी से फेमस होया भी जाता है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, आज इन्फ्लुएंसर्स देखिए कितने ज्यादा हैं। काफी लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं। बट मुझे लगता है उसी जगह सोशल मीडिया का गलत असर हो रहा है, और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग वो चीज कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है, जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपको आपको कम्युनल हार्मनी, आपको अगर आप देख रहे हैं कि अपने देश में ऐसा हो रहा है, आपके देश में आप देख रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग, हम बाहर जा रहे हैं तो किसी से उसका पूछा जा रहा है कि आपकी दुकान का नाम क्या है, उसको मेंशन किया जा रहा है कि आप अपनी दुकान पे नाम लिखिए ताकि पता चल सके, दूसरा जो इंसान आपसे सामान खरीद रहा है वो भी सोच के खरीदे। तो ये सब चीजों को खत्म करने के लिए लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी एज है कि मैं अभी इतनी मेच्योर हूं कि मैं इतना समझ सकूं। उसके बावजूद भी अगर मैं ये काम कर रही हूँ, इट मीन्स कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से समझाया है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी अपने जो आपकी न्यू जनरेशन है जो ग्रो कर रही है, 20-21 साल के जो बच्चे हैं, उनको आप समझाइए। जो 16-17 साल के जो बच्चे हैं उनको आप समझाइए कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, आप करिए, बेहतर है आप अपना उस पर फ्यूचर देखते हैं तो। बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझिए। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन को ही इससे दिक्कत होगी।
हम लोग हैं, हम लोग 27-28, फिर भी हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, बट जो न्यू जनरेशन है, चाहे हम 15 से 20 साल की जनरेशन की बात करें, आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। अगर इसी तरीके से आप देखें, हमारा इंडिया में अगर आप देखें, अगर इसी तरीके से चलता रहा, एक गवर्नमेंट को मैं नहीं कहूंगी, मतलब मोस्टली गवर्नमेंट्स जो होती हैं ऐसी आती हैं और इन चीजों के लिए वो इस तरह की चीजें करती हैं ताकि वो वोटिंग जो है उनका एक बन सके, तो लोगों में उनके लिए ये फैलाना। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है, जो भी पार्टी हो गई, जो भी अपना गवर्नमेंट हो गई, वो खुद तो हर रिलीजन, हर कास्ट के साथ उनका एक एक अच्छा लेवल रहता है, बहुत एक मैनेज करके चलते हैं वो हर चीज को, बट लोगों को उससे वो मतलब सिखाते हैं। मैंने अभी एक पॉलिटिशियन देखे, मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी उनकी पार्टी का और उनका, बट मैंने उनको देखा कि वो हर चीज में बाहर, दिल्ली के ही हैं, हर चीज में बाहर जाकर उनका मेंशन करवाना नाम को। आप ये देखिए कि उनके पास कितने मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, या फिर अगर नहीं होंगे तो उनके बच्चे होंगे, उनके मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, उनके आस पड़ोस में मुस्लिम्स रहते होंगे, बट फिर भी नाम मेंशन कराना। सिर्फ जो हम लोग हैं, जो हम नॉर्मल लोग हैं, जो हम रह रहे हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनके अंदर लड़ाई करवाने के लिए ये सब चीजें करना मुझे लगता है गलत है कहीं ना कहीं। और अगर आपको देखिए, आप अगर आप इस कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में रहना चाहते हैं, तो आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आपको अपने आप को अच्छा करना है। आप गवर्नमेंट से सारी उम्मीदें करके बैठेंगे तो आपका ही इसमें खराब, हानिकारक है वो आपके लिए ही। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनके पास इतना पैसा है, उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो न्यू जनरेशन है, जो 14-15 साल के बच्चे हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो लंदन अमेरिका में रह रहे हैं। उनको एक्चुअल में इंडिया की जो हम लोग हैं, इंडिया की जो लोग हैं, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इंडिया में अगर आप लोग रह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर, आपका यहाँ पर आप पैदा हुए हैं आप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो खराब चीजें हो रही हैं उनको आप खुद ही खत्म करें। आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए तो आपको वो खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ना ना स्कूलिंग पे काम कर रही है, ना हॉस्पिटल्स पे काम कर रही है, ना वो एजुकेशन, ना वो सेफ्टी पे काम कर रही है। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको ही गवर्नमेंट के लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई इतने बजे के बाद बाहर मत निकलो। तो जब आपको सब कुछ खुद ही करना है तो आप अपना माइंडसेट खुद बनाइए कि आपको अच्छा करना है। मुझे पता है, मैंने कभी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगी। मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस चीज में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कोई गवर्नमेंट का जो एक पॉलिटिशियन है वो आकर हमें वहां पर पीछे सपोर्ट देगा, बैक सपोर्ट नहीं। ये हमें खुद से ही पैसे जुटाने हैं, खुद से ही मेहनत करनी है, खुद से ही जामा मस्जिद पे जाकर इफ्तार बांटनी है, ये सब कुछ खुद से करना है। और अगर आपका इसमें लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट के लोग नहीं है, वो भी आप किसी पार्टी के लोग नहीं है, वो भी आम लोग ही हैं। तो हमें ही जब सब कुछ करना है तो आप गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना लगाएं। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, उन लोगों से, कि आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो आपकी जो नई जनरेशन आ रही है, उसको सही करने के लिए आप उनको इस तरह के मैनर्स, इस तरह के एटिकेट्स दीजिए, इस तरह की आप उनकी सोच समझ कीजिए कि कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट अलग नहीं है। और ये जो चाहे वो आपस में लड़ना हो गया, या फिर कपड़ों से पहचाना, या फिर जो भी XYZ जो भी ये चीज हो रही है, उन चीजों को हम खत्म कर सके। क्योंकि मेरे जो नानू थे वो गस्टर्ड ऑफिसर थे आर्मी में, तो उन्होंने सब कुछ देखा है। तो उन्होंने इसी तरीके से मेरी मम्मा में ये सब चीजें डाली, फिर उसके बाद उनका यही इस तरह का माइंडसेट रहा कि सब एक हैं, क्योंकि जो आर्मी में कोई हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं लड़ता, वहां पर सब आपस में एक है। फिर उसके बाद जो मेरी दादी थी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, जो मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे पापा को ये सिखाया, क्योंकि वो शुरू से पुरानी दिल्ली में रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम हमेशा एक यूनिटी देखी है। तो इसी तरीके से जब मेरे पेरेंट्स ने, उनका दोनों का ही इस तरह का बैकग्राउंड रहा, तो उन्होंने मुझे शुरू से यही सिखाया। इनफैक्ट मेरे मैं सबसे छोटी, मैं अपने घर की सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। मेरे दो बड़े भाई हैं, तो उन्होंने शुरू से हमें यही सिखाया कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही रहना है। आपको बाहर जाना है तो बाहर आपको मुस्लिम मिलेंगे। मैं मेरे ये पड़ोस में एक साइड मेरे हिंदू फैमिली रह रही है, दूसरी साइड मेरे मुस्लिम फैमिली रह रही है। तो जब आपको इस एरिया में, इस समाज में रहना है, तो आपको हिंदू मुस्लिम से निकलना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में देखिए, आप पाकिस्तान में रहकर
वहां पर आप एक कम्युनिटी को लेकर बात कर सकते हैं, या फिर आप अमेरिका में रहकर, या फिर आप कतर, ओमान जगहों पे जाकर, बांग्लादेश में जाकर अपनी एक रिलीजन की बात कर सकते हैं जरूर, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है। बट अगर, हाँ, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है, बट इंडिया जो है वो कोई भी एक यहाँ पर मेंशन नहीं होता है कि हमारा यही स्टेट है, हमारा हिंदू मुस्लिम स्टेट है या फिर। तो हमारे यहाँ सब मिलकर रहे हैं, और इस चीज को समझने के लिए आपको हमारी जनरेशन को एक अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। So, can you please tell us in brief, when you look at India today, what makes you happy and what troubles you the most? If you can say, if you would like to answer this question. एक्चुअली मुझे इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर हर फेस्टिवल तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। वो सबसे खूबसूरत चीज है। मैं बाहर देखती हूँ, कभी कोई चाहे मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल हो गया या फिर हिंदू का फेस्टिवल्स हो गया, इस तरह से सब लोग मिलते हैं। और जैसे भंडारा हो गया, कोई खाने पीने की चीज हो गई, सब खाते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है इंडिया को देखकर, क्योंकि अगर आप बाहर की अगर कंट्रीज में देखेंगे तो आपको ये सब अक्सर नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पर क्योंकि बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं, या फिर एक क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। तो वहां पे ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ ये सब इंडिया में ही मिलेगा। तो सबसे अच्छी चीज जो है मुझे इंडिया में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना लगता है। और जो एक यूनिटी है इंडिया में, भले ही आप उसको कितना भी खत्म करने की कोशिश कर लें, बट जो यूनिटी है इंडिया में उसको देखकर मतलब सबसे बेस्ट पार्ट जो है इंडिया का, कि यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है जिसके ऊपर सब चल रहे हैं। यहाँ पर सब रिलीजन है जिसको अपनी अपनी तरीके से माना जा सकता है, अपने अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, और अपने अपनी तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियंस हो, या फिर सिखिज्म हो। कोई भी रिलीजन किसी के पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि ऐसा कि आपको करना ही पड़ेगा आपके रिलीजन में, जिसको जो चीज माननी है। तो वो जो यूनिटी है वो बहुत खूबसूरत है। कुछ सालों में अभी हम खराब होते ही भला उसको देख रहे हैं, बट फिर भी वो बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर, जितना जितना भी हमें दिखता है। और अगर हम आम लोगों की बात करें, अगर हम कॉमन मैन की बात करें इंडिया में, तो वो तो अभी भी वैसा ही है जैसा था। भले ही अभी गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, चाहे तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें या कितने भी दंगे वगैरह जो भी हैं, आप राइट्स की बात करें, जो भी आप कराने की कोशिश करें, उसके बावजूद भी इंडिया में जो यूनिटी दिखती है वो काबिले तारीफ है और बेहतरीन है। और आप किसी भी, आप बाहर से कोई भी कंट्री से अगर आप देखिए, कोई भी फॉरेनर्स जो भी हमारे इंडिया में आते हैं, तो उनके साथ जो बिहेव होता है, जो जो लोगों को मतलब जो लोगों में उनको दिखता है कि यहाँ पर तो हर तरह के लोग रहते हैं। इंडिया को जो लोग पसंद करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कास्ट रिलीजन मैटर नहीं करता। अभी वो कुछ सालों से हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला, बट फिर भी मैं कहूंगी शायद ये 10% हो सकता है, 90% अभी भी हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। और इसको अगर नहीं भी अच्छा, इसको अच्छा करने के लिए बहुत सी चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मुझे अभी फिलहाल मुझे खराब दिखती है, वो भी यही चीज है। वो भी यही चीज है, अगर आप दोनों तरीके से इसको देखें, तो सबसे ज्यादा खराब होता हुआ मुझे मुझे यही दिखता है कि जो हमारे इंडिया में जो रिलीजन कास्ट को लेकर गैप सिस्टम हो गया है, वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। एक जो हम डिस्क्राइब करने लगे हैं इसको कि ये हिंदू है तो ये ऐसा है, वो मुस्लिम है तो वो वैसा है। तो तेरा हमारे में और तुम्हारे में जो ये बोलते हैं, हमारे और तुम्हारे में जो ये हम तुम का जो फर्क है, तो ये बहुत ज्यादा एक गैप हमें दे देता है इंडिया में। हमने कभी नहीं देखा था, क्योंकि जब हम हमारी एज, अगर मैं अभी बात कर लूं, जब मैं 15-16 साल की थी, 15-16 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों में कि ये हम तो ऐसा करते हैं, तुम कैसा करते हो। ये सब चीजें पहले नहीं दिखती थी, बट अभी अगर हम बात करें तो हमारे में तो ऐसा होता है, तुम्हारे में वैसा होता है। हम तो ये पहनते हैं, तुम तो वो पहनते हो। ये जो हम तुम का फर्क जो आ गया है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे इंडिया के लिए, और फ्यूचर के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो जो सबसे अच्छी चीज है मुझे लगती है वो भी यही है, और सबसे बुरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए, वो भी यही है। आप एक यूनिटी को देख रहे हैं, वो बेहतरीन है, वो दिख रही है,
बट जो यूनिटी को अब बदलता हुआ देख रहे हैं इंडिया में, जिस तरीके का या फिर नाम को चेंज किया जा सके या फिर नाम को चेंज होता हुआ हम देख रहे हैं, एक एक चाहे वो अंबेडकर बाबा साहेब की मूर्ति हो गई, उनको तोड़ता हुआ हम देख रहे हैं वहां पर। उनको काफी, अभी हम 14 अप्रैल आने वाला है, काफी हम वीडियोस देख रहे हैं, उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो देखिए, अगर हम बाबा साहेब की बात करें तो उनका किसी कास्ट रिलीजन से मतलब नहीं है। उन्होंने सबके लिए किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो सबके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम या दलित कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है और सब उसी पे चल रहे हैं। हमारा पूरा लॉ सिस्टम जो है वो उसी पे चल रहा है। तो ये सब चीजें हम जो देख रहे हैं, जो एक गैप आ रहा है, जो नफरतें बढ़ती जा रही हैं, मोहब्बतें जो है वो बेहतरीन है, बट जो नफरतें मुझे इंडिया में दिख रही हैं इन कुछ सालों में, और खासकर इन 4-5 सालों में जो नफरतें मुझे दिख रही है, क्योंकि हर फेस्टिवल को एक एक आप एक दंगों के, अगर हम बात करें दंगों के रूप में अगर आप देख रहे हैं, उस तरह से डिस्क्राइब कर रहे Weaponization of हैं। festivals. Yeah. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि आप होली की बात कर लें, अभी ईद अभी गया, उसकी बात कर लें कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप छत पे नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। होली की बात करें कि आप जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सकते, घर में पढ़िए, आप पे रंग लग जाएगा तो हमारा कोई वो नहीं है, हम तो होली मनाएंगे, हमारा होली एक बार इस तरह की जो आप बयानबाजी देख रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा हमें फर्क पड़ता है। और देखिए, मुझे लगता है कि हाँ, हमारे जितने होशियार, जितने जितना दिमागदार हमारे पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के, उतनी ही इनोसेंट हमारी जो आम जनता है वो है। मुझे ऐसा लगता है कि उतनी ही इनोसेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि ये चीज गलत है या सही है, तो आपको अपने आप को भी सोचना चाहिए कि हम जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उन्होंने अब उन्होंने बोला कि आप होली एक बार आता है, तो आप ये सोचिए, अगर आप आम जनता है, होशियार है, हम जैसे जो लोग हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भले ही होली एक बार आता है, तो बहुत से फेस्टिवल्स है जो हमारे यहाँ आते हैं, बहुत से फेस्टिवल्स है जो हमारे यहाँ आते हैं, और बहुत सी चीजों को हम मनाते हैं। जब दूसरे रिलीजन के लोग हमारे फेस्टिवल्स में आके कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप उनके फेस्टिवल में जाके क्यों परेशानी क्रिएट कर रहे हैं? आप उनको क्यों मना कर रहे हैं? जब कांवड़ यात्रा हो गई, जब वो निकलती है, तो बहुत से लोग सपोर्ट करने भी आते हैं दूसरे रिलीजन के। तो जब आप उस यात्रा को कुछ नहीं कह सकते, तो आप कुछ मिनट की नमाज को क्यों वहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, गलत वर्ड्स बोल रहे हैं उसके बारे में? तो ये सब चीजें जो है, ये जो गैप मुझे दिख रहा है इंडिया में, ये आने वाली फ्यूचर के लिए बहुत खराब है। बट जो खूबसूरती है वो भी इंडिया की यही है कि यूनिटी बहुत है, हिंदू मुस्लिम जो है वो बहुत मिलकर रहते हैं, बहुत यूनिटी दिखती है। बट जो 4-5 साल में हम गैप देख रहे हैं, वो आज भी बहुत हार्मफुल है। मेजोरिटी जो है वो शांति से रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत शांति से रहना चाहते हैं, और खासकर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग यही चाहेंगे कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एक फैसिलिटीज जो होती हैं वो आए। जो हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत बुरी हालत है, गवर्नमेंट स्कूल्स की आज बहुत बुरी हालत है, उनको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट की कर पाए लोगों के सामने, आप हॉस्पिटल्स पे बहुत अच्छे से काम कर पाए। और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिस पर काम किया जा सकता है। और खासकर जो है, इंडिया में वुमेन सेफ्टी जो है बहुत ही, मतलब डाउन लेवल है उसका, अभी तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं लोएस्ट लेवल पे है। तो उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। आप हिंदू मुस्लिम कर करके, हिंदू मुस्लिम या किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट को लेकर लोगों को परेशान करने से बेहतर ये है कि बहुत से काम है इंडिया में जो अभी भी किए जा सकते हैं और आपको करने चाहिए। फाइनली जो आवाम है, जो लोग हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है, कीपिंग इन माइंड द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री? मेरा मैसेज यही है लोगों से कि जो मैं काम कर रही हूँ अभी फिलहाल, जिसके जिस जिस वजह से आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कि जो यूनिटी है, जो मोहब्बत है, जो एक पैगाम हम लोगों तक देना चाहते हैं, जो मोहब्बत का एक पैगाम, क्योंकि मैं अक्सर मैं अभी कुछ टाइम पहले ये सुन रही थी कि आप उर्दू मत बोलिए, उर्दू जो है उससे आप यहाँ पर मौलाना नहीं बनाना है देश को। तो मुझे लगता है, तो मोहब्बत वर्ड जो है, एक मोहब्बत उर्दू का जो वर्ड है, उससे ही इन लोगों को नफरत है।
तो वो मोहब्बत को ये फैलाने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको उर्दू से नफरत है। तो ये मोहब्बत वर्ड जो है इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है शायद। तो ये जो मोहब्बत है, जो पैगाम है हमारा मोहब्बत का, यही आज भी लोगों तक हम पहुंचाना चाहते थे, और काफी हद तक पहुंचा भी। और मैं यही चाहती हूँ कि जिन तक पहुंचा या जिन तक नहीं भी पहुंचा, आप प्लीज मोहब्बत को बनाए रखें। ये जो नफरतें हैं ये कुछ दिनों की हो सकती हैं, पर आप इनको रेगुलर अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट नहीं बन सकता। ये कुछ टाइम के लिए पॉलिटिक्स को एक एक जगह जरूर दे सकता है, एक पॉलिटिक्स को अच्छा जरूर बना सकता है, क्योंकि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके। बट ये नफरतें जो हैं ये कुछ टाइम तक ही आपके साथ रह सकती हैं। तो मेरा एक आपके चैनल से हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है सबसे, कि जितने भी लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो नहीं भी देख रहे हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं नहीं भी देखते, आप प्लीज नफरतों को भूलिए। क्योंकि नफरतें, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हिंदू मुसलमान से नफरत भूले या मुसलमान हिंदू से नफरत भूले, नहीं। जो भी आपके आस पड़ोस में या अपनी फैमिली में, बहुत से लोग होते हैं कि फैमिली में रहकर दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तो ये जो नफरत का माइंडसेट है, किसी भी तरीके से आप नफरत को हटा सकते हैं तो आप नफरत को हटाइए। प्यार मोहब्बत जिंदा रखिए, अपने देश में, अपने घर में, अपने नेबर्स के साथ, अपने स्कूल्स में, अपने जो आपका वर्क प्लेस है उस पे, जहां पर भी आप नफरत को जिंदा रख सकते हैं वहां पर रखिए। हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई, इनके लिए वक्त होना ही नहीं चाहिए आम जनता के पास। आम जनता के पास एक जॉब के लिए, एक एक सेफ्टी के लिए, एक हॉस्पिटल, एक स्कूलिंग के लिए यही वक्त होना चाहिए जो आप गवर्नमेंट से मांगना चाहें और गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट से आप जब तक हिंदू मुस्लिम मांगते रहेंगे, जब तक आप नाम बदलने पे खुश होते रहेंगे, तो वो गवर्नमेंट आपको वही देगी। अगर आप उनसे नाम की मांग कर रहे हैं कि आप नाम बदलो, तो वो आपको नाम ही बदल के देगी। अगर आप हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं, अगर आप स्कूल मांग रहे हैं, अगर आप सेफ्टी मांग रहे हैं, तो ही गवर्नमेंट उस पर काम करना, कोशिश करना जरूर करेगी। तो एक एक बच्चा होता है तो जो वो अपने पेरेंट्स से जिद करता है जिस भी चीज को मांगने की, तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं वही चीज उसको दिलाएं। वो ये नहीं करते कि आप उसको डॉल, वो मांग रहा है तो आप उसको कपड़े दिला दें, वो उसमें खुश नहीं होगा। बट अगर वो कपड़े मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है, तो पेरेंट्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होगी कि उसको कपड़े दिलाए और वो खुश रखे। तो जो आम जनता है वो यही है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही मांग रही है। वो सिर्फ यही चीज मांग रही है कि आप उसका नाम चेंज करवाओ, उसकी रेडी पर उसका नाम मेंशन करवाओ। यही चीजें अगर वो मांग रही है तो गवर्नमेंट आपको वही ला कर दे रही है। प्लीज आप गवर्नमेंट से एक अच्छी चीज मांगिए जो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी हो। आपने जिंदगी जितनी भी जी ली है, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी अच्छी हो। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गवर्नमेंट से प्लीज अपने लिए कुछ मांगिए, अपनी जनरेशन के लिए कुछ मांगिए। इसके लिए आपके पास टाइम होना ही नहीं चाहिए। मोहब्बतों के लिए वक्त रखिए। मोहब्बतें अगर आप लोगों में बांटेंगे तो आपको मोहब्बत ही मिलेंगे। मुझे लगता है मोहब्बतों से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मोहब्बतें जब तक जिंदा हैं तब तक पूरा देश, जब तक पूरा समाज, जब तक ही सब जिंदा है। नफरतें जहां जहां पैदा हुई हैं वहां देश खत्म हुए हैं, देश बर्बाद हुए हैं। तो इसलिए अगर आपको इंडिया को बचाना है तो मोहब्बत को जिंदा रखना पड़ेगा। Okay, on that note, I would personally like to recommend Neha for Mahatma Gandhi Peace Prize 2025. Thanks, Neha, for sharing your थैंक perspective. यू सो We will be back next week with another important issue. Thanks for watching. Take good care of yourself. Keep your environment clean. Goodbye. थैंक यू सो मच।